दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही खौफनाक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। शहर में एक के बाद एक कई ऐसी हत्याएं हो रही हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। कातिल इतना शातिर है कि वो अपनी पहचान छुपाए आम लोगों के बीच ही घूम रहा है। इन पेचीदा केसों को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम को। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीताराम को पता चलता है कि हर मर्डर के पीछे एक खास पैटर्न है और हर शिकार के घर के बाहर एक छोटी सी वीणा मिलती है। जैसे जैसे सीताराम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, उनकी अपनी निजी जिंदगी और 20 साल पुराना अतीत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सीताराम इस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे या फिर अगला निशाना उनका ही कोई अपना करीबी होगा? जानने के लिए देखिए आज की कहानी। कहानी की शुरुआत कोरोना लॉकडाउन के समय से होती है। शहर में लगातार हो रही भयानक हत्याओं की वजह से मीडिया पुलिस पर सवाल उठा रही है। सीताराम के सीनियर ऑफिसर उन पर दबाव डालते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मुजरिम को पकड़ें। सीताराम काम तो शुरू करते हैं लेकिन वो अंदर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी परेशान है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीताराम की अपनी बहन के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। बचपन में उनकी बहन गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी। जब उनके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन बहन अपने प्यार के खातिर घर छोड़कर चली गई। कई महीनों बाद जब वो प्रेग्नेंट होकर घर वापस आई तो पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया और कहा, मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है। उस वक्त सीताराम भी अपने पिता के डर से अपनी बहन से कुछ कह नहीं पाए। बहन को लगा कि उसका भाई भी उसे नफरत करता है, इसीलिए वो हमेशा के लिए वहां से चली गई। अब 20 साल बीत चुके हैं। सीताराम पुलिस में है और अचानक एक दिन उनकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है। उनकी बहन की अब 20 साल की एक बेटी भी है। सीताराम अपनी बहन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सालों पुराना दर्द अभी भी ताजा है और उसकी बहन उसे अनदेखा करके चली जाती है। सीताराम को पता चलता है कि उसकी बहन भी अब इसी शहर में रहती है। वो अपने स्टेशन के हर कर्मचारी के साथ परिवार की तरह रहता है। स्टेशन पर एक औरत कांस्टेबल काम करती थी जो कुछ दिनों में बीमार होने की वजह से काम पर नहीं आ रही थी। अचानक खबर आती है कि उसकी मौत हो गई है। सीताराम को बुरा लगता है कि वो उससे मिल नहीं पाया। वो उस औरत के बेटे से मिलने उसके घर भी जाता है। जब सीताराम वापस स्टेशन आता है तो एक माँ और बेटा शिकायत लेकर पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि उनके घर के मुखिया रंगा गायब हैं। उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया पर उनका कोई पता नहीं चला। सीताराम उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि एक लाश मिली है। जब सीताराम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि वो लाश रंगा की ही है। लाश की हालत इतनी खौफनाक थी कि उसे देखकर रूह कांप जाए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लोहे के रॉड से उसे बुरी तरह टॉर्चर किया हो। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बोलते हैं, मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी लाश नहीं देखी। कातिल ने उसे तुरंत नहीं मारा बल्कि धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर जान ली है। ये किसी आम अपराधी का नहीं बल्कि एक खूंखार साइको किलर का काम लगता है। इसी बीच कहानी में सेल्वा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर में किसी को चाकू से बेरहमी से गोद रहा था। क्या वही ये कातिल है? सीताराम अभी रंगा के परिवार को संभाल ही रहा था कि उसका असिस्टेंट एक और चौंकाने वाली खबर लाता है। जंगल में एक और लाश मिली है जिसका नाम मुकेश है। सीताराम दंग रह जाता है कि इतनी जल्दी दूसरा कत्ल। डॉक्टर ने पहले ही शक जताया था कि ये एक सीरियल किलिंग हो सकती है और अब दूसरा मर्डर होने के बाद ये बात साफ हो गई थी कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। सीताराम अपनी टीम से बोलता है कि अब तक जो 2 मर्डर हुए हैं उनमें ये देखो कि कौन सी चीज कॉमन है। साथ ही वो ये भी आदेश देता है कि शहर में जो भी नया आदमी आए उस पर कड़ी नजर रखी जाए। सीताराम का मानना है कि ये कातिल बहुत चालाक और खूंखार है। वो आम लोगों के बीच ऐसे घुला मिला होगा कि उसे पहचानना मुश्किल है। तभी सीन बदलता है और हम सेल्वा नाम के उस आदमी को देखते हैं जिसे पहले कत्ल करते हुए दिखाया गया था। सीताराम एक होटल में खाना खा रहा था, तभी सेल्वा उसके सामने आकर बैठ जाता है। सेल्वा बताता है कि वो एक टीचर है और अपनी बेटी की शिकायत लेकर आया है। सीताराम बोलता है, तुम स्टेशन आ सकते थे, पर सेल्वा बोलता है, सर ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मैं इसे स्टेशन नहीं ले जाना चाहता था। सेल्वा बताता है कि एक लड़का उसकी बेटी को बहुत परेशान कर रहा है और उसे काफी टॉर्चर कर रहा है। वो कहता है कि वो दूसरे स्टेशन के चक्कर काट कर थक गया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सीताराम उसे भरोसा देता है और बोलता है कि ऑफिशियल तौर पर एक बार स्टेशन आकर शिकायत लिखवा देना। तभी सीताराम को एक सुराग मिलता है कि दूसरे मृतक मुकेश ने आखिरी बार अपने एक दोस्त से बात की थी। दोस्त बताता है कि मुकेश ने उससे 50,000 उधार लिए थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि मुकेश का सामान ढोने वाले लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था। सीताराम सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे उन लड़कों और मुकेश के बीच बहस दिखती है। सीताराम उन लड़कों को उठाने का आदेश देता है।
इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी शराब लेकर नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है। वहाँ उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो देखने जाता है, कोई उस पर हमला कर देता है। उधर स्टेशन पर सीताराम उन सामान ढोने वाले लड़कों से पूछताछ करता है। वो कहते हैं कि उनका झगड़ा पैसों को लेकर था, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। इसी दौरान सेल्वा मास्टर फिर से आता है और उस लड़के की फोटो सीताराम को देता है जो उसकी बेटी को परेशान करता था। उसका नाम रघु है। सीताराम कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं इसे देख लूंगा। सीताराम सेल्वा को जाने को बोल देता है और वहां से निकल जाता है। अभी दूसरे मर्डर की जांच चली रही थी कि खबर आती है कि एक तीसरा मर्डर हो गया है। वही बुजुर्ग आदमी जो शराब पीकर मछली पकड़ने गया था, मारा जा चुका है। सीताराम परेशान हो जाता है कि शहर में आखिर हो क्या रहा है। मौके से पुलिस को एक पुरानी गाड़ी का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये कत्ल भी उसी तरीके से किया गया है। सीताराम के दिमाग में एक बात आती है कि अब तक मारे गए तीनों लोगों की बेटियां हैं, लेकिन तभी पुलिस वाले उसे अपनी बातों में उलझा देते हैं। सीताराम जब अपनी गन निकालने जाता है तो देखता है कि अलमारी खुली है और उसकी गन गायब है। उसे शक होता है कि शायद उन सामान ढोने वाले लड़कों ने पूछताछ के दौरान गन चुरा ली होगी। वो उन्हें फिर से पकड़कर बुरी तरह पीटता है, पर सच्चाई ये थी कि गन सेल्वा मास्टर ने चुराई थी। सीताराम उस लड़के रघु की फोटो देखता है जिसके बारे में सेल्वा ने शिकायत की थी। वो अपनी टीम से रघु के बारे में पता लगाने को बोलता है। तभी एक पुलिस वाले को याद आता है कि ये फोटो उसने कहीं देखी है। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि रघु तो पिछले 3 महीनों से लापता है। सीताराम रघु की माँ को पुलिस स्टेशन बुलाता है। वो पूछती है क्या मेरा बेटा मिल गया। सीताराम पूछता है वो कितने समय से गायब है। माँ कहती है 3 महीने हो गए। सीताराम सोच में पड़ जाता है कि जो लड़का 3 महीने से लापता है वो सेल्वा मास्टर की बेटी को परेशान कैसे कर सकता है। तब रघु की माँ एक चौंकाने वाली बात बताती है, साहब वो मास्टर पागल है, उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, उसकी बेटी तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। सीताराम तुरंत पड़ोस के पुलिस स्टेशन जाता है जहां उस लड़की की फाइल थी। पता चलता है कि उस लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था। सेल्वा मास्टर भी शिकायत करने गया था कि कोई उसकी बेटी को परेशान कर रहा है, पर पुलिस ने उसे दिमागी रूप से बीमार समझकर भगा दिया। फाइलों से यह भी पता चला कि सेल्वा की पत्नी की मौत भी सालों पहले आग में जलने से हुई थी। सीताराम स्कूल जाकर पूछताछ करता है जहाँ सेल्वा पढ़ाता था। वहाँ पता चलता है कि वो अकेले में बातें करता था और अजीब हरकतें करता था, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। सीताराम अब समझ जाता है कि असली खतरा कौन है। वो अपने आदमियों से बोलता है सेल्वा मास्टर पर कड़ी नजर रखो। पुलिस वाले जब सेल्वा मास्टर के घर के बाहर निगरानी कर रहे होते हैं तो उन्हें अंदर से किसी को चाकू मारने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो चिल्ला रहा हो, मर जा मर जा। सीताराम को जब ये पता चलता है तो वो फैसला करता है कि आज वो मास्टर की घर की तलाशी लेकर रहेगा। अंदर सेल्वा की दिमागी हालत बहुत खराब दिखाई गई है। उसे अपने आसपास लोग और उनकी बातें सुनाई देती हैं। उसे वो मंजर बार बार याद आता है जो 3 महीने पहले हुआ था। असल में 3 महीने पहले उसने रघु को अपनी बेटी के साथ देख लिया था और गुस्से में आकर चाकू से गोद गोद कर उसका कत्ल कर दिया था। उस सदमे को उसकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को खत्म कर लिया। तब से सेल्वा पागल हो गया और उसे बार बार अपनी बेटी की इमेजिनेशन दिखाई देती है जो उसका मजाक उड़ाती है। तभी सीताराम उसके घर पहुंचता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी के मामले में बात करने आया हूँ। मास्टर उसे अंदर बिठाता है और किचन में कुछ लेने चला जाता है। इसी बीच सीताराम घर की तलाशी लेने लगता है। मास्टर जी अपनी बेटी की कल्पना को देखता है जो कह रही होती है कि पापा अब आप पकड़े जाओगे। सीताराम को एक बड़े ड्रम से बहुत गंदी बदबू आती है। जैसे ही वो उसे खोलता है उसे वहाँ रघु की 3 महीने पुरानी लाश मिलती है। सेल्वा देख लेता है कि सीताराम ने लाश देख ली है तो वो सीताराम की ही चोरी की हुई गन से उस पर ही गोली चला देता है। सीताराम घायल हो जाता है पर वो हिम्मत नहीं हारता और मास्टर से भिड़ जाता है। शोर सुनकर बाहर खड़ी पुलिस अंदर आती है और सेल्वा मास्टर को दबोच लेती है। सबको लगता है कि केस सुलझ गया और शहर का सीरियल किलर पकड़ा गया। सीनियर ऑफिसर भी सीताराम को शाबाशी देते हैं, लेकिन तभी एक और खबर आती है। सीताराम के स्टेशन का एक पुलिस वाला जिसका नाम मुत्थू था वो 2 दिनों से गायब था। शहर के एक पुराने खंडहर जैसे घर में मुत्थू की लाश मिलती है। लाश को देखकर सीताराम के होश उड़ जाते हैं। ये मर्डर भी बिल्कुल उसी खौफनाक तरीके से किया गया था जैसे पिछले मर्डर्स हुए थे। इसका मतलब साफ था, सेल्वा मास्टर ने रघु को तो मारा था, लेकिन वो असली सीरियल किलर नहीं था। असली कातिल अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है और पुलिस का मजाक उड़ा रहा है। मीडिया और सीनियर ऑफिसर का दबाव फिर से बढ़ जाता है। मुत्थू के परिवार वाले वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि उसकी 1 साल की छोटी सी बेटी भी है। अब सीताराम के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अपने साथी की मौत का बदला लेने का मिशन बन जाता है। मुत्थू के सामान की तलाशी लेते वक्त उसकी पत्नी को संगीत की क्लास की एक रसीद मिलती है। वो रोते हुए बोलती है कि मुत्थू को अपनी बेटी का गाना सीखना पसंद नहीं था, फिर भी उसने जिद करके उसे क्लास भेजा था। ये सुनकर सीताराम के दिमाग की बत्ती
जलती है। वो जांच करता है तो उसे चौंकाने वाली बात पता चलती है। अब तक जिन 4 लोगों का कत्ल हुआ उन सभी की बेटियां उसी म्यूजिक क्लास में जाती थीं। सीताराम समझ जाता है कि कातिल का मकसद इन लड़कियों के परिवारों को तबाह करना है। उसे लगता है कि कातिल के परिवार के साथ भी शायद अतीत में कुछ बुरा हुआ था, जिसका बदला वो अब ले रहा है। सीताराम उन लड़कियों के घर जाकर पूछताछ करता है। वो हर लड़की के घर में एक छोटी सी वीणा का खिलौना मिलता है। लड़कियां बताती है कि यह वीणा उन्हें उनके घर के दरवाजे पर गिरी हुई मिली थी। सीताराम को पूरा खेल समझ आ गया था। कातिल जिस किसी के पिता को मारने वाला होता है उसके घर के बाहर पहले यही वीणा रख देता है। जैसे ही लड़की उस वीणा को उठाती है उसके पिता की मौत पक्की हो जाती है। अब सीताराम को ये पता लगाना था कि अगली वीणा किस घर के बाहर गिरेगी। उसे याद आता है कि पिछले स्टेशन पर जब उसने फाइलें गिराई थी तो एक फाइल में उसने ऐसी ही वीणा की फोटो देखी थी। वो तुरंत उस स्टेशन पर जाता है और अच्युतन नाम के एक आदमी की फाइल देखता है। अच्युतन का कत्ल भी सालों पहले इसी बेरहमी तरीके से किया गया था। सीताराम उस वक्त के रिटायर्ड ऑफिसर से मिलने पहुंचता है। ऑफिसर फ्लैशबैक की कहानी सुनाता है। मांझा नाम का एक लड़का प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता था। प्रिया के पिता बहुत ही बड़े इज्जतदार इंसान थे। एक दिन जब मांझा और प्रिया चोरी छिपे मिल रहे थे तब अच्युतन नाम के उस बुजुर्ग ने उन्हें देख लिया था। मांझा डर गया कि कहीं वो बुजुर्ग घर पर सब कुछ बता ना दे। मांझा ने उस बुजुर्ग के पैर पकड़ लिए और काफी रिक्वेस्ट की कि वो प्रिया के पिता को सच न बताए, लेकिन अच्युतन नहीं माना और उसने प्रिया के पिता को सब कुछ सच बता दिया। प्रिया के पिता आग बबूला हो गए और उन्होंने मांझा को बुरी तरह पिटवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर की एक नौकरानी को कुछ पैसे देकर मांझा के खिलाफ छेड़खानी का झूठा केस दर्ज करवा दिया। इस झूठे इल्जाम की वजह से बेगुनाह मांझा को 1 साल जेल में बितानी पड़ी। जब वो जेल से रिहा होकर घर लौटा तो उसकी अपनी माँ ने उसे अपनाने से मना कर दिया। माँ को लगा कि उसका बेटा सच में अपराधी है। उसने कहा, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मांझा टूट गया। उधर उसकी प्रेमिका प्रिया की शादी कहीं और हो चुकी थी और उसके पिता की एक हादसे में मौत हो चुकी थी। प्रिया के पिता तो अब नहीं रहे, लेकिन मांझा ने ठान लिया कि जिस अच्युतन ने इस झूठे केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की है वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसने अच्युतन से बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया। अच्युतन की बेटी थी जिसका नाम काव्या था, जो संगीत सिखाती थी। अच्युतन हमेशा उसे डांटता फटकारता रहता था। मांझा ने अच्युतन पर नजर रखनी शुरू की। कहानी में एक और खुलासा होता है। वो बुजुर्ग अच्युतन शराब के नशे में सेल्वा मास्टर के साथ बैठकर बातें करता था। बातों बातों में अच्युतन ने बताया कि उसने सेल्वा की पत्नी के साथ धोखा किया था और उसी ने सेल्वा की पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला था। नशे में धुत अच्युतन वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुरानी बिल्डिंग से कुछ आवाजें सुनाई दी। अच्युतन आवाज सुनकर अंदर गया तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर एक लड़की की चीख सुनाई दी। मांझा ने बाहर शोर मचा दिया, सब आओ और देखो यहाँ कितना बड़ा पाप हो गया। गांव वाले वहां पर जमा हो गए। असल में उस कमरे में अच्युतन की अपनी बेटी थी। मांझा ने अच्युतन और उसकी बेटी को एक साथ बंद कर दिया ताकि लोग समझें कि अच्युतन ने अपनी बेटी के साथ ही बदसलूकी की है। गांव वालों ने अच्युतन पर थू थू करना शुरू कर दिया। मांझा ने बड़े चालाकी से उसे बदनाम कर दिया। इस बदनामी और बेइज्जती को सह ना पाने के कारण अच्युतन की बेटी ने कुछ दिन में ही खुद को खत्म कर लिया। अच्युतन तो जिंदा बच गया, लेकिन मांझा उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। उस रात मांझा ने अच्युतन के घर में घुसकर उसे बेरहमी से मार डाला। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उस रात कुछ नाटक कलाकारों ने मांझा को उस घर से भागते हुए देखा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। सीताराम को अब मांझा का पूरा नाम और उसका एड्रेस पता चल गया था। वो मांझा की माँ और बहन से मिलने उसके घर पहुंचता है। माँ कहती है कि उसे घर से निकाले हुए सालों हो गए और वो अब यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन सीताराम को यकीन था कि मांझा यहाँ जरूर आया होगा। वो घर की तलाशी लेता है और बहन की शादी का वीडियो कैसेट चलाकर देखता है। उसमें उसे मांझा की झलक मिल जाती है। तभी सीताराम को याद आता है कि उसने इस चेहरे को कहीं और भी देखा है। वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास पहुंचता है। पता चलता है कि मांझा कुछ समय पहले तक उसी डॉक्टर के पास असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। यही कारण है कि उसे शरीर के अंगों और इंजेक्शंस के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी थी। डॉक्टर के असिस्टेंट बताते हैं कि मांझा तो काफी पहले नौकरी छोड़ चुका है। सीताराम अपनी टीम को आदेश देता है कि वो कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालो। साथ ही सीताराम को यह भी ध्यान रखना है कि अगली वीणा किसके घर के बाहर गिरेगी, क्योंकि वो घर अगला निशाना होगा। सीताराम को जैसी खबर मिलती है उसके होश उड़ जाते हैं। जिस वीणा की वो तलाश कर रहा था वो उसकी अपनी बहन की बेटी के पास मिली है। इसका मतलब अब कातिल का अगला निशाना उसके जीजा जी हैं। सीताराम तुरंत अपनी बहन के पास भागता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पति की जान खतरे में है, लेकिन बहन का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो कहती है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हालांकि उसके जाने के बाद वो डर जाती है और अपने पति को फोन करके जल्दी और सावधानी से घर आने को बोलती है।
सीताराम अपनी पत्नी की बात ना मानकर छिपकर अपने जीजाजी की निगरानी करने लगता है। ऑफिस से निकलते वक्त एक गाड़ी बीच में आ जाती और पल भर के लिए जीजाजी उसके नजरों से ओझल हो जाते हैं। सीताराम घबरा जाता है कि कहीं उन्होंने उसे उठा तो नहीं लिया, लेकिन तभी वो उन्हें दूसरी तरफ से सुरक्षित निकलते देखता है। वो अपनी टीम को उनकी सुरक्षा में लगा देता है। अब सीताराम को याद आता है कि मांझा की माँ के घर पर उसने एक कपड़े की दुकान की थैली देखा था। उसे शक होता है कि शायद मांझा ने ही अपनी माँ को साड़ी दिलाई होगी। वो उस दुकान पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो सच सामने आता है, मांझा ही वो साड़ी खरीद रहा था। इसका मतलब मांझा अपनी माँ के साथ ही रह रहा था और उसका परिवार झूठ बोल रहा है। सीताराम पुलिस टीम के साथ उसके घर पर छापा मारता है। मांझा घर के अंदर ही छिपा होता है। वो पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करता है और 2 पुलिस वालों को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी सीताराम वहां पहुंचता है और मांझा की जमकर धुलाई कर देता है। आखिर में सीताराम उसे दबोच लेता है। पकड़े जाने पर मांझा अपना दर्द बयान करता है। क्या प्यार करना गुनाह है? प्रिया के बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस अछुट्टन की वजह से मुझे बिना गलती के जेल जाना पड़ा। मैंने बदला लेने के लिए अछुट्टन को उसकी बेटी के साथ फंसाया ताकि वो तड़पे, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए मैंने उसे जान से मारने का फैसला किया और उस रात उसके घर में घुसा। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। मांझा बोलता है, मैं उसे मारने गया था, पर मेरे पहुंचने से पहले ही कोई उसे मौत के घाट उतार चुका था। मांझा बताता है कि जब वो अछुट्टन को मारने पहुंचा वो पहले से मर गया था। मांझा इतना डर गया कि वहां से भाग निकला और उसी वक्त नाटक मंडली वालों ने उसे देख लिया। उसने आगे बताया कि अछुट्टन से नफरत की वजह से ही वो पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास काम करने लगा था ताकि वो शरीर को काटना सीख सके। लेकिन उसने कसम खाई कि ना तो उसने अछुट्टन को मारा और ना ही अभी हो रहे सीरियल मर्डर में उसका कोई हाथ है। सीताराम उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और उसे जमकर फटकार लगाता है। सीताराम कहता है, तुझे अछुट्टन से बदला लेना था तो उसकी मासूम बेटी को क्यों फंसाया? तेरे उस घटिया काम की वजह से पूरी दुनिया ने उस लड़की पर थू थू की और उसने खुद को खत्म कर लिया। तू अपनी तकलीफ को तो अन्याय कहता है, पर उस लड़की के साथ जो तूने किया क्या वो सही था? सीताराम मांझा को लॉकअप में डाल देता है और बोलता है कि वो बहुत जल्द उससे सच उगलवा लेगा। स्टेशन का एक कांस्टेबल पूछता है, साहब क्या ऐसा हो सकता है कि मांझा सच बोल रहा हो और कातिल कोई और हो? पर सीताराम अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मांझा बस कहानियां बना रहा है। तभी अचानक खबर आती है कि मांझा ने लॉकअप में ही खुद को खत्म कर लिया। सीताराम को लगता है कि शायद उसकी बातों से मांझा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी गिल्ट में आकर उसने अपनी जान दे दी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि मांझा ही वो खूंखार कातिल था और अब शहर में कोई कत्ल नहीं होगा। तभी स्टेशन पर सीताराम की बहन आती है और बोलती है कि उसके पति घर नहीं पहुंचे और लापता हैं। ये सुनते ही सीताराम का शक यकीन में बदल गया कि असली कातिल अभी भी जिंदा है। वो पीछे की सारी बातें याद करता है। मांझा ने कहा था जब अछुट्टन को मारने गया तो वो पहले से ही मरा पड़ा था। इसका मतलब कोई और भी है जो अछुट्टन से बदला ले रहा था। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि अछुट्टन के परिवार में सिर्फ बेटी काव्या ही नहीं बल्कि एक बेटा भी था। अछुट्टन के पूरे परिवार को खत्म होने के बाद किसी औरत ने उस लड़के को गोद ले लिया था। सीताराम को समझ आता है कि वही वो लड़का हो सकता है जो अपने पिता और परिवार की बर्बादी का बदला ले रहा है। तभी सीताराम के पास जीजाजी का फोन आता है। कातिल ने उन्हें कैद कर रखा था, लेकिन किसी तरह जीजाजी ने उसका फोन ले लिया। सीताराम पूछता है, आप कहाँ हैं? जीजाजी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बस यहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने वाली जाल हैं। फोन पर बात करते समय पीछे से रेडियो की आवाज भी आ रही थी। जैसे ही जीजाजी बात कर रहे होते हैं कातिल वहाँ पहुँच जाता है और जीजाजी को फोन काटना पड़ता है। सीताराम तुरंत लोकेशन ट्रेस करने को बोलता है। पुलिस की टीम उस जगह पहुँचती है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक लावारिस गाड़ी खड़ी होती है जिसके अंदर कातिल ने फोन फेंक दिया था। सीताराम उस फोन की कॉल रिकॉर्डिंग बार बार सुनता है। उसे मछली वाली जाल वाली बात और पीछे बज रहे रेडियो की आवाज याद आती है। उसे अचानक याद आता है कि जब वो संगीत क्लास गया था तो वहाँ के रेडियो पर बिल्कुल वैसे ही आवाज आ रही थी। सीताराम को अचानक याद आता है कि वो रेडियो की आवाज उसने कहाँ सुनी थी, जब वो अपनी कांस्टेबल लेडी की मौत के बाद उसके बेटे के घर उसे संभालने गया था। तभी रेडियो पर वही गाना बज रहा था। साथ ही उसे याद आता है कि लड़के के घर के बाहर मछली पकड़ने वाला जाल भी था और उसके पास एक पुरानी गाड़ी भी थी जो जीजाजी को पीछा करते समय दिखाई दी थी। अब सब कुछ साफ हो जाता है, कातिल वही लड़का है। सीताराम जैसे ही उस लड़के के घर पहुंचता है उसे अंदर अपने जीजाजी बंधे हुए और तड़पते हुए दिखाई देते हैं। तभी कातिल की फ्लैशबैक कहानी सामने आती है। लड़के का नाम विनय है और वो काव्या का छोटा भाई है। उसका पिता अछुट्टन था जो परिवार को कभी नहीं समझता था और हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। वो अपनी बेटी की म्यूजिक की प्रैक्टिस पर भी चिल्लाता था, जिससे विनय को अपने पिता से सख्त नफरत थी। जब मांझा ने अछुट्टन और काव्या को कमरे में फंसाकर बदनामी की तो पूरा गांव उन पर हंसने लगा। विनय ने अपनी बहन को संभालने के लिए एक वीणा बनाई
बनाई थी ताकि उसे खुश कर सके। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन ने खुद को खत्म कर लिया। पिता अछूटन भले ही अपनी बेटी की मौत पर दुखी था, लेकिन विनय को लगा कि ये सब उसके पिता की वजह से हुआ। उसे लगा कि उसके पिता ने ही उसकी बहन को मौत के लिए मजबूर किया है। उसी रात विनय ने अपने पिता अछूटन को मौत के घाट उतार दिया। वो आज भी अपनी बहन के गाए हुए गानों की रिकॉर्डर पर बार बार सुनता है और अपना बदला पूरा करने के लिए उन सब लोगों को चुन चुन कर मार रहा है जो किसी न किसी तरह उसके परिवार की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अछूटन के मरने के बाद विनय अनाथ हो गया था। उसे वही कांस्टेबल लेडी ने गोद लिया था जो स्टेशन पर काम करती थी। वो उसे अपने सगे बेटे की तरह मानती थी और उसके साथ रहने के दौरान विनय अपनी पुरानी तकलीफें भूलकर खुश रहने लगा था। लेकिन जब वो कांस्टेबल लेडी बीमार होकर मर गई तो विनय के अंदर का पुराना दर्द फिर से जाग उठा। उसे अपनी बहन और पिता की यादें तड़पाने लगी। वो मीट की दुकान पर काम करता था। उसकी दुकान के सामने ही एक म्यूजिक स्कूल था। एक दिन उसने देखा कि एक पिता अपनी बेटी को संगीत छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए डांटते हुए ले जा रहे थे। उस आदमी का बर्ताव उसे बिल्कुल अपने पिता अछूटन जैसा लगा। उसे अपनी बहन की याद आई और वो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि ये पिता भी अपनी बेटियों की खुशियां छीन रहे हैं। बस तभी से उसने इन पिताओं को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सीताराम के जीजा जी को भी उसने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो भी अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास ले जा रहे थे। सीताराम को जब पूरी सच्चाई पता चली तो वो विनय के घर पहुंचा। वो देखता है कि वहां पर उसके जीजा जी बंधे हुए थे। वो उनकी रस्सी खोल ही रहा होता है कि विनय पीछे से हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान वो रिकॉर्डर जिसमें उसकी बहन के गाने थे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अपनी बहन की आखिरी निशानी को टूटता देख विनय पूरी तरह टूट जाता है। वो कमजोर पड़ जाता है और सीताराम इसका फायदा उठाकर उसे जमकर मारता है, जिससे लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। मरते हुए विनय को अपनी बहन की कल्पना दिखाई देती है जैसे वो उसके पास खड़ी है और वो वीणा बजा रही है। इस तरह सीताराम ने न केवल अपने जीजा जी को बचाया बल्कि इस खौफनाक सीरियल किलिंग केस को भी सुलझा लिया। केस खत्म होने के बाद सीताराम की बहन जो बरसों से उससे नाराज थी उसके पास आती है और उससे बात करती है। सालों बाद भाई बहन का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। तो ये थी द सेकंड केस ऑफ सीताराम की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको इसमें आए सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद आए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।